में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी। जैसे कि मैं पहले भी एपिसोड्स में, ऐसे कई हेलो डॉक्टर्स के एपिसोड में आपको बता चुकी हूं कि पहले के सिनारियों में और अब के सिनारियों में जमीन आसमान का अंतर है, कह सकते हैं। वो चाहे बीमारियों में हो, वो चाहे ट्रीटमेंट में हो। ऐसी कई समस्याएं हैं, ऐसी कई चीजें हैं। कहते हैं कि वुमेन आर द बैकबोन ऑफ हेल्दी सोसाइटी, ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि अगर महिलाएं सुरक्षित या फिर कह सकते हैं अगर सेफ रहें या हेल्दी रहें तो घर बहुत अच्छे से चलता है। ये कॉमन सी चीज है जो आप सभी जानते हैं। देखा गया है कि पहले जब देखा जाता था लोगों की शादी होती थी और कपल को अगर बेबी नहीं होता था, घर में किलकारियां नहीं गूंजती थी, तो सारा दोष महिलाओं पे आ जाता था। ये क्यों होता था? क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं होता था। अब एडवांसमेंट हो चुका है। मेडिकल साइंस में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज पॉसिबल है मेडिकल साइंस में ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसी चीज है। इनफर्टिलिटी क्या होती है, ये आप में एक क्वेश्चन है। हमारे कई दर्शक हमारे सामने बैठे हैं जिनके दिमाग में सवाल उठते हैं कि इनफर्टिलिटी समस्या होती क्या है। ये आज जानेंगे। हमारे साथ हैं बहुत ही फेमस डॉक्टर, डायरेक्टर ऑफ श्रीखंडे टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी सेंटर जो धंतोली में है, डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे। उनसे बात करेंगे। वो 25 सालों से इस सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस कर रही हैं और काफी सक्सेसफुल रहा है उनका ये सफर। और उन्होंने भारत एक्सीलेंस अवार्ड भी जीता है उनके काम के लिए फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनफर्टिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार है, आपकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनफर्टिलिटी का जो समस्या है, ये जो एग्जैक्टली ये क्या है? बिकॉज कई लोगों में ये क्लियर है, कई लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कीजिए। शादी के बाद अगर 1 साल के भीतर स्त्री माँ नहीं बनती है तो उसे हम कहते हैं कि आप इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हो। एक्चुअली देखा जाए मीनाक्षी, तो इनफर्टिलिटी एक बहुत ही क्रूड टर्म है। तो हम लोग उसको कहते हैं सब फर्टिलिटी, यानी आपको साइंस की मदद चाहिए जिसकी मदद लेकर आप माँ बन सकती हो। अब माँ बनना ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि पहले अंडे तैयार होना चाहिए सही समय पर, सही मात्रा में। ये अंडा फूटना चाहिए। फूटने के बाद फैलोपियन ट्यूब द्वारा ये गर्भाशय में आना चाहिए। जब ये गर्भाशय में आता है तो वहां पर शुक्राणु ऑलरेडी अवेलेबल होने चाहिए ताकि बीज और शुक्राणु दोनों का फर्टिलाइजेशन हो। उसके बाद इम्प्लांटेशन होना चाहिए। इम्प्लांटेशन होने के बाद उसका सही ग्रोथ होना चाहिए। तब कहीं जाकर आपको जो यूरिन टेस्ट पर 2 लाइन दिखती है जिसे देखकर मुस्कान आ जाती है, वो अब आपकी समझ में आ रहा है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समस्या है। इनफर्टिलिटी, जैसा कि अभी मैंने सारे स्टेप्स बताए, इसमें से कोई भी स्टेप में अगर अड़चन है तो वो दंपत्ति को साइंस की मदद लगती है, उन्हें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। मेडिकल साइंस में या फिर मैं हमेशा हमारे एपिसोड्स में ये बताती हूँ कि कभी भी कोई समस्या होती है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो एग्जैक्टली कपल ने कब अप्रोच करना चाहिए डॉक्टर को? अगर शादी के वक्त स्त्री की उम्र 30 साल है जी, स्त्री की उम्र बहुत मायने रखती है। क्योंकि एक जब लड़की जन्म के लिए आती है तो वो अपने साथ में एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स लेकर आती है बैंक डिपॉजिट की तरफ। जैसे आप उसको खर्च करते हैं, बैंक आपका अकाउंट खाली होता है, वैसे ही हर महीने माहवारी के वक्त कुछ अंडे उसमें से माइनस होना शुरू हो जाते हैं। तो औरत की उम्र बहुत मायने रखती है। अगर आप 30 साल की हो चुकी हैं तो आप में अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम होने लगती है। तो हम चाहते हैं कि वो बाउंड्री कोई भी महिला क्रॉस ना करे। तो आपकी उम्र ऑलरेडी लेट मैरिज है तो आप 6 महीने तक जरूर कोशिश करिए कि नेचुरल पद्धति से बिना किसी ट्रीटमेंट के आप माँ बन सकती है। 6 महीने में नहीं गर्भधारणा हुई, आपको पक्का डॉक्टर के पास जाना है। पर अगर शादी के वक्त आपकी उम्र 23 साल है, 24 साल है, 25 साल है, तो आप 1 साल तक घर में ही कोशिश कर सकती हैं कि आप माँ बन सके। तो 30 साल से कम है तो 1 साल के बाद, और 30 साल से ऊपर है तो 6 महीने के भीतर आपको डॉक्टर के पास जाना है। जी, क्या ये समस्या सिर्फ महिलाओं में है? क्योंकि जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सारा दोष महिलाओं पे आता है, तो आप प्लीज ये टॉपिक क्लियर कीजिए कि क्या ये समस्या सिर्फ महिलाओं की है? मीनाक्षी, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। बिल्कुल है। यहाँ पर पुरुष कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि उनमें कोई कमी हो सकती है या कोई खामी हो सकती है जी। पर जब इनफर्टिलिटी के साइंस की बात करते हैं तो 1/3 केसेस में प्रॉब्लम प्योर फीमेल्स में होता है, 1/3 केसेस में प्योर मेल में होता है, और 1/3 केसेस में हस्बैंड वाइफ दोनों में प्रॉब्लम पाया जाता है। तो अभी आप किसी में भी प्रॉब्लम हो
हम समझाते हैं कि ब्लेम गेम ना किया जाए घर में जाकर तू मैं नहीं हो कि प्रॉब्लम तेरे में है, प्रॉब्लम तेरे में है। ये कपल की समस्या है, यानी दंपत्ति की समस्या है। तो एज अ कपल उन्होंने डॉक्टर के पास आना है और काउंसलिंग करके समझना है कि कहाँ प्रॉब्लम है और आगे क्या क्या पर्याय हैं। जी, महिलाओं की समस्या तो देखी जाती है कि महिलाओं में समस्या है, उसे ब्लेम किया जाए, लेकिन पुरुषों में अगर समस्या हो, उन्हें शुक्राणु कम हो, तो क्या ऐसे केस में वो पिता बन सकते हैं? पुरुषों की देखा जाए तो एज ए डॉक्टर हम लोगों को सिर्फ एक ही टेस्ट लगती है, जिसे सीमन एनालिसिस कहते हैं। पर वो एक टेस्ट के लिए भी अभी भी बहुत सारे पुरुषों में हिचक होती है, झिझक होती है, वो देना नहीं चाहते। वो अभी भी कहते हैं मैडम जो भी करना है, इसका जो करना है कर लो, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा। काफी समझाना पड़ता है, बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। सीमन एनालिसिस यानी हमें शुक्राणु का प्रमाण बताती है। 3 चीजें हो सकती है जब आप टेस्ट दे रहे हो, या तो आपकी शुक्राणु की रिपोर्ट पूरी नॉर्मल है, आपकी आगे और कोई टेस्ट नहीं की जाएगी। शुक्राणु कम आते हैं तो उन्हें दवाई पानी दिया जाता है, और शुक्राणु नील आते हैं, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब पुराने जमाने में तो शुक्राणु नहीं होते थे तो उन्हें बता दिया जाता था कि आप पिता नहीं बन सकते हो, पर साइंस जैसा कि आपने कहा बहुत एडवांस हो चुका है। अगर शुक्राणु नहीं है तो ये पुरुष को आगे की जांच लगती है, आगे कुछ टेस्ट किए जाते हैं, इनकी सोनोग्राफी की जाती है, इनकी टेस्टिकुलर बायोप्सी की जाती है। अगर ये ध्यान में आता है कि इन्हें कहीं नस में ब्लॉकेज है, जिसके कारण इनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नील आई है, तो ऑपरेशन द्वारा उनकी वो नस खोल दी जाती है। तो सीमन एनालिसिस में शुक्राणु आ जाते हैं और इन्हें अपने ही स्पर्म्स यूज करके ये पिता बन सकते हैं। अगर ध्यान में आता है कि इनके नसों में ब्लॉक नहीं है, जिसे हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ऑजियोस्पर्मिया, यानी बिना नसों के ब्लॉक के भी इन्हें शुक्राणु नील है, तो इनकी टेस्टिकुलर बायोप्सी की जाती है, जिसमें एक चीज ध्यान से देखी जाती है कि टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं तो इन्हें टीसा प्लस इक्सी, ये आईवीएफ ट्रीटमेंट का भाग है, एडवांस ट्रीटमेंट है, पर इन्हें अपना ही जेनेटिक मटेरियल चाहिए, अपने ही स्पर्म से पिता बनना है, तो इनके पास ऑप्शन है टीसा प्लस इक्सी। अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी में स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं, टेस्टिस ही छोटी हैं, तो इन्हें आईयूआई डोनर स्पर्म का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे ब्लड बैंक्स होती है वैसे सीमन बैंक्स होती हैं, तो सीमन बैंक से सीमन लाकर इनके पत्नी के गर्भाशय में इंसेमिनेट किया जाता है, यानी कैथेटर द्वारा छोड़ा जाता है, जिसे हम आईयूआई बाय डोनर स्पर्म कहते हैं। ये आईयूआई इसे थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ जी, आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यानी अंदर, यूट्रस यानी गर्भाशय, इंसेमिनेशन यानी इंजेक्शन द्वारा सीमन सैंपल गर्भाशय के अंदर छोड़ना। इसमें आप या तो हस्बैंड का स्पर्म्स यूज कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया अजूस्पर्मिया में डोनर का स्पर्म। कई बार हस्बैंड का भी स्पर्म लेकर आईयूआई करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी जो कैटेगरी मैंने बताई थी कि जहां शुक्राणु कम है, अगर शुक्राणु 5 से 10 मिलियन के बीच में है तो उन्हें आईयूआई हस्बैंड के स्पर्म्स यूज करके ट्रीटमेंट समझाया जाता है। ये कितनी बार करवाना चाहिए आईयूआई अगर पूछा जाए तो? आईयूआई अगर आप एक साइकिल का सक्सेस रेट देखेंगे तो वो सिर्फ 15 से 18% है। अच्छा। अगर महीना आ जाए तो बहुत सारे लोग निराश होकर ट्रीटमेंट छोड़कर घर बैठ जाते हैं। इन्हें हम लोग समझाते हैं कि क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट, यानी अगर आप निराश ना होके हर महीने करते रहो तो आपका सक्सेस रेट बढ़ते चले जाता है। जो लोग कंटिन्यूअसली 4 बार करते हैं उनका सक्सेस रेट 40 से 50% तक चला जाता है। आईयूआई नाम की जो प्रोसीजर है, इसमें बेस्ट सक्सेस रेट पहले 3 या 4 अटेम्प्ट में मिलता है, पर आप ज्यादा से ज्यादा 6 बार करवा सकते हैं। इफ पॉसिबल 6 बार भी करवा लिया फिर भी सक्सेस नहीं, तो फिर क्या करें? 6 बार अगर आप आईयूआई करवा चुके हैं तो आई एम श्योर आईयूआई करवाने के पहले आपका सारा हार्मोन स्टडीज हो गया है, आपकी लैप्रोस्कोपी पे ट्यूब्स की भी जांच हो गई है, और 6 बार आईयूआई भी करवा चुके हैं, तो आप ऑटोमेटिक आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ बढ़ चुके हो, और आपको उसी बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी और इक्सी में अंतर है कोई? हाँ जी, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी जब हम लोग अंडे शरीर, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है पहले ये बताते हैं। बिल्कुल। जैसे किसी स्त्री को इंजेक्शंस देते हैं, सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं, वो देकर स्त्री बीज तैयार किए जाते हैं, और सोनोग्राफी के माध्यम से ये सारे अंडे शरीर के बाहर निकाल लिए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी लैब में होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं। आईवीएफ में अंडे डिश में लिए जाते हैं और सीमन सैंपल उसमें छोड़ दिया जाता है, तो स्पर्म्स खुद जाकर वो अंडे
फर्टिलाइज करते हैं। Okay. इसको कहते हैं IVF। ओके इक्सी जिनमें शुक्राणु का काउंट बहुत ही कम है, लेस देन 1 मिलियन, लेस देन 2 मिलियन, तो जी। हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट इक्सी नाम की प्रोसीजर यूज करते हैं, जो इक्सी माइक्रो मैनिपुलेटर में की जाती है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है। इसको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट लगते हैं, जहां पर एक शुक्राणु नेकेड आई से नहीं दिखता है, बिल्कुल। उसको एक बीज के अंदर ले जाकर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ओहो। इतनी सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है, ओके तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी लैब में की जाती है। जी, इसके लिए तो एक्सपर्ट्स हैंड्स होने बहुत बहुत जरूरी है। है। मैम, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कहते हैं जैसे ऐसे कहीं सुना है कि इक्सी कराने से क्या है, बच्चों को कोई तकलीफ ना हो या फिर ऐसा अपंग जैसा कोई प्रॉब्लम, एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आती है? ये सब चर्चा बहुत चली थी, पर जैसा कि हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, तो जो जी। हमारा साइंटिफिक लिटरेचर है वो यही कहता है कि इक्सी से बच्चे में अपंग के चांसेस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। एक नॉर्मल प्रकार से कंसीव किए हुए बच्चे को जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस के चांसेस है, वही इक्सी द्वारा कंसीव किए हुए बच्चे को भी है। तो जी। दोनों समान है, ज्यादा नहीं है। जी, महिलाओं की एज बहुत मायने रखती है, जैसा कि आपने कहा। अगर महिला 45 से प्लस है और उसे कम माहवारी जा रही है, तो क्या इस सिचुएशन पे वो मां बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है मीनाक्षी। हमारे सेंटर में तो जो अभी महिला आई थी वो 48 साल की थी, ओहो। उसके पति की उम्र 55 साल की थी। बॉम्बे में वो लोग 3 बार करवा चुके थे, क्योंकि वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ बेस्ड है। ओहो। पत्नी की जो माता पिता है वो नागपुर में है, मायका नागपुर का था, तो वो आए हमारे पास। उन्होंने जी। कहा चलो हम एक अटेम्प्ट मैडम आपके पास करना चाहते हैं। ओके। तो इनके जब हमने सारे टेस्ट किए, सोनोग्राफी किए, तो हमें ध्यान में आया कि इन्हें अंडे बिल्कुल भी नहीं है। ओके। जिन्हें अंडे नहीं होते हैं उन्हें साइंस में एग डोनर साइकिल, IVF ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। एग डोनर लेकर प्रोफेशनल एग डोनर्स होते हैं। हम लोग जो फॉलो करते हैं वो ICMR गाइडलाइंस होते हैं। हमारे भारत सरकार की तरफ से ये परफेक्टली लीगल है, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है एग डोनर साइकिल को। प्रोफेशनल एग डोनर्स होते हैं, यानी स्त्री बीज तैयार होने के सारे इंजेक्शंस हम लोग दूसरी स्त्री को देते हैं जो अच्छा। एग डोनेट करने वाली है। ओके। स्त्री बीज तैयार करके उसके शरीर से हम लोग सारे स्त्री बीज सोनोग्राफी के माध्यम से शरीर के बाहर ले लेते हैं। अंडे दान करने के एवज में उसे फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। ओके। और ये जो अंडे उसने डोनेट किए हैं, इसको पति के शुक्राणु से हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी लैब में फर्टिलाइज करते हैं। और जो एम्ब्रियो तैयार होता है, भ्रूण तैयार होता है, वो ये महिला के गर्भ में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो एग डोनर के माध्यम से इन्हें अपना बच्चा मिल सकता है, जी। क्योंकि भले ही इसने अंडा बाहर से लिया है, पर 50% जेनेटिक मटेरियल इसके अपने पति का है, क्योंकि स्पर्म्स उनका यूज किया जी, गया है। जी। तो ये माध्यम से उन्हें ऑप्शन है। ओके। बिल्कुल ये है। बहुत ही एडवांस बिल्कुल है। ट्रीटमेंट है, हाँ जो जी। शायद दर्शक सुन के उनका अवेयरनेस जा गया। हाँ जी। अवेयरनेस एक बहुत बड़ी जरूरत है आज के सोसाइटी में। अगर वो नहीं है तो शायद लोग निराश हो जाते हैं। जैसे आपने कहा शुक्राणु नहीं है, हमने उस केस में बात की, हमने बात की अंडे नहीं है, उस केस में भी हमने जाना। लेकिन अगर गर्भाशय नहीं है, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिन्हें स्टार्टिंग से गर्भाशय ही नहीं बना है, तो ये क्या सच है और ये केसेस में क्या हो सकता है? जैसा कि अभी अपनी चर्चा की कि अगर अंडे नहीं है तो भी माँ बन सकती है, जी। शुक्राणु नहीं है तो भी पिता बन सकते हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें जन्म से ही गर्भाशय नहीं होता है, जी। या किसी कारणवश निकालने में आ जाता है, या कई महिलाओं को ऐसी बीमारी होती है कि वो 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखने में सक्षम नहीं होती जी, है। आई एग्री। तो इनको सरोगेसी का ऑप्शन होता है। ओके। सरोगेसी के माध्यम से ये खुद माँ बन सकती है। सरोगेसी यानी क्या? सरोगेसी यानी जैसा मीडिया में आप लोग देखते हैं किराए की कोख, जी, उसे एक शब्द दिया गया। लिटरली जी। भाषा में ये किराए की ही कोख होती है, ओके। क्योंकि आप किसी दूसरी महिला का 9 महीने के लिए गर्भ हायर किराए कर से रहे हैं। ले रहे हो, जी। हायर ही कर रहे हो, अगर जी। एकदम सीधी भाषा में बात की जाए तो। जी। उसके एवज में भी उसे फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिलता है। सरोगेसी भी हमारे भारत में कमर्शियल सरोगेसी परफेक्टली लीगल है, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। ओके। सरोगेट कौन हो सकता है? क्योंकि जी, हमारे जी। यहाँ बहुत सारी महिलाएं चल के आती है कि मैडम मुझे अंडा डोनेट करना है, मैडम मुझे सरोगेट बनना है, अच्छा। क्योंकि ये उनके लिए जी। भी इनकम का जी, एक बहुत बिल्कुल है, अच्छा जरिया बिल्कुल है। तो वो 21 साल से 35 साल के बीच की उसकी उम्र होनी चाहिए, अच्छा। विवाहित होनी चाहिए, और उन्हें अपना एक बच्चा होना अनिवार्य होता है। ओके। तो ये terms लोग है। एग भी डोनेट कर सकते हैं और सरोगेट भी बन सकते हैं।
ओके। सरोगेट कभी भी एग डोनर नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वो एग भी डोनेट करेगी तो 50% जेनेटिक मटेरियल उसका हो जाएगा, तो सरोगेट जेनेटिक मदर कहलाएगी। इसलिए जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसमें ये क्लियरली लिखा है कि सरोगेट सिर्फ सरोगेट रहेगी। सरोगेट यानी आप एम्ब्रियो तैयार करिए और तैयार किया हुआ भ्रूण आप सरोगेट के गर्भाशय में रख रहे हैं, तो सरोगेट का जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी वो बच्चे में नहीं आएगा। राइट। अब आप भ्रूण कैसे बनाओगे जी? क्योंकि अगर ये महिला 50 साल की है और हस्बैंड 55 साल का है, तो आपको जैसे हमने बताया कि 40 साल के बाद महिलाओं में खुद के अंडे होने की संभावना बहुत कम होती है। जी। अगर ये महिला 30 साल से कम है तो इसके अपने खुद के अंडे और इसके पति के शुक्राणु लेकर भ्रूण तैयार करते हैं। अगर ये महिला 40 साल से ऊपर है और इसके टेस्ट हमें बता रहे हैं कि इसमें अंडे नहीं है, तो प्रोफेशनल एग डोनर से अंडे लिए जाते हैं जो इसके पति के शुक्राणु से फर्टिलाइज किए जाते हैं और तैयार किया हुआ एम्ब्रियो यानी भ्रूण सरोगेट के गर्भाशय में रखा जाता है। ओके। तो इसे कहते हैं सरोगेसी ट्रीटमेंट। पर हाँ, ये माध्यम से इन्हें अपना खुद का बच्चा हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि मैडम जब सरोगेसी ही करना है, एग डोनेट भी ले रहे हैं, तो फिर दत्तक क्यों नहीं ले ले? एडॉप्शन और सरोगेसी में क्या फर्क है? एग्जैक्टली। सरोगेसी में खर्चा काफी आता है जी। लोग सरोगेसी की तरफ इसलिए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल उनका है जी। या तो 100%, अगर अंडे और स्पर्म्स उनके ही है तो, अगर अंडे बाहर से लिए तो 50%। जी। दूसरा, दंपत्ति का इमोशनल इन्वॉल्वमेंट शुरू से आखिरी तक होता है। वो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि सरोगेट के गर्भाशय में उनका बच्चा बढ़ रहा है, और जन्म देते बराबर सरोगेट से वो बच्चा इनको हैंडओवर कर दिया जाता है। राइट। सरोगेट मदर दूध नहीं पिलाती है, तो वो बच्चे को जन्म से ही ये लोग ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इनको अपना बच्चा चाहिए और जन्म होते बराबर अपना बच्चा मिल जाता है। जी। वो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है। इमोशनल बॉन्डिंग होती है। जैसे हम एक डोनर की भी बात कर रहे थे, हमारे पास कई ऐसे दंपत्ति आते हैं कि जिन्हें अंडे भी नहीं है, शुक्राणु भी नहीं है, पर गर्भाशय है। अच्छा। तो इनके लिए क्या ऑप्शन है? हाँ। तो ये लोग एम्ब्रियो डोनेशन की तरफ जाते हैं। एम्ब्रियो डोनेशन यानी प्रोफेशनल एग डोनर के अंडे, प्रोफेशनल स्पर्म डोनर के शुक्राणु। ओके। अंडे और शुक्राणु ये दंपत्ति के नहीं है जो हमारे पास बच्चे के लिए आए हैं। जी। टेस्ट ट्यूब बेबी लैब में हम लोग भ्रूण तैयार करते हैं, और ये तैयार किया हुआ भ्रूण जो हमारे पास इनफर्टाइल कपल आया है इसके गर्भाशय में रखते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि क्यों जी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, फिर से एडॉप्शन क्यों नहीं कर लिया? एग्जैक्टली। ये भले ही जेनेटिक मटेरियल इनका नहीं है, पर एक औरत अपने गर्भाशय में उसको 9 महीने रख रही है, जन्म वो देती है, बच्चे को दूध वो पिलाती है। तो इसके लिए कपल एम्ब्रियो डोनेशन को एडॉप्शन के ऊपर प्रिफर करते हैं। IUI और IVF ये जो है, इसमें सक्सेस रेट अगर बढ़ाना चाहे तो एक कपल को क्या करना चाहिए? कपल जैसे कि आजकल इंटरनेट बेस्ड हमारा संसार है, सब लोग इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत सर्च करके आते हैं। ये दंपत्तियों को हम लोग यही बताते हैं कि आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर लें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जब हमारा पेशेंट हमारे सामने आए तो वो एजुकेटेड हो, पढ़ के आए, उसे साइंस के लिमिटेशंस पता हो, उसे पता होना चाहिए कि ये साइंस जो है ये अनसर्टेनिटीज का साइंस है। आप हमारे पास आ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि गारंटी है। हम तो खुद चाहते हैं मीनाक्षी कि हम 100% गारंटी दे पाए, पर अभी आज के डेट में हमारा साइंस इतना भी एडवांस नहीं हुआ है कि हर निसंतान दंपत्ति को हम बच्चा दे पाए। तो इनिशियल नॉलेज आप कंप्यूटर से, अपने नेट से जरूर लेकर आए, पर हर एक स्त्री की केस अलग होती है, हर दंपत्ति की केस अलग होती है। आप अपने डॉक्टर से चर्चा करें, आपके टेस्ट के हिसाब से आपके क्या ऑप्शंस है, उनका खर्चा क्या है, आपका सक्सेस रेट क्या है, पूरा चर्चा करने के बाद यू शुड हैव फेथ इन योर डॉक्टर। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आ तो जाते हैं पर डॉक्टर टू डॉक्टर भटकते रहते हैं। एक डॉक्टर को 1 महीने का समय देंगे, 1 महीने में नहीं हुआ, दूसरे के पास चले जाएंगे, तीसरे के पास चले जाएंगे। जैसा मैंने आपको IUI में भी बताया, आप एक डॉक्टर को 4 से 6 महीने का समय नहीं देंगे तो वो आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? तो डॉक्टर पे फेथ होना, जो डॉक्टर पे आपको फेथ है आप वही डॉक्टर का चुनाव करिए,
और उस पर एक बार ट्रीटमेंट चालू कर लिया तो पूरे विश्वास के साथ उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएं। जी। दूसरा आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस रेट बढ़ जाए, ये तो मैंने बताया कि डॉक्टर पे विश्वास करिए, पर बहुत कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप देखेंगे पुरुष या महिला जी, सभी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आज के जमाने में। दोनों को योगा मेडिटेशन बताते हैं हम लोग टू काम डाउन देयर नर्व्स। पुरुषों में अगर स्ट्रेस कम हो तो शुक्राणु की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। आजकल ड्रिंक्स और स्मोकिंग सिर्फ पुरुषों में ही है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग लेती हैं, जिससे उनको इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। झिझक के मारे बहुत बार वो डॉक्टर से डिस्कस नहीं करती है, पर कुछ महिलाएं सामने आके पूछने लगी हैं कि मैडम कितनी पेग लेना चाहिए, हम सेफली कितना सिगरेट्स पर डे ले सकते हैं जिससे हमारे बच्चे को भी समस्या ना हो और हमें इनफर्टिलिटी की भी ना हो। तो सबसे पहले हम बताते हैं मॉडरेशन। कोई भी आपको हो, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सभी चीजें। औरतों को भी टोबैको, गांव खेड़े की औरतें भी तंबाकू का सेवन बहुत करती हैं। तो लाइफस्टाइल, स्ट्रेस कम करें, योगा मेडिटेशन करें और संतुलित आहार ले। औरतें अपना वजन कंट्रोल में करें। आजकल ओबेसिटी का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। ओबेसिटी अगर बढ़ गई तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो आपको इनफर्टिलिटी की भी समस्या आएगी और सक्सेस रेट भी आपका कम होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं, अपने डॉक्टर के साथ मिलकर आप अपने सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या ये जरूरी है कि हर कपल को IUI या IVF की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं मीनाक्षी, बहुत सारे लोगों को डर के मारे ही वो डॉक्टर के पास नहीं आते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूर बता देंगे। हम यहाँ पे दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी ना डरें, आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। जरूरी नहीं है कि आपको IUI या IVF ही बताया जाएगा। हाँ, अगर आप 30 साल की उम्र है, आपको प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर ही है, आपकी रिपोर्ट्स बता रही है कि अंडे ही नहीं है, IVF बताना हमारा फर्ज है। अगर आप 25 साल के हैं, शुक्राणु ही नहीं है, तो हमें आपको IUI बताना हमारी मजबूरी है जी। पर अगर आपके जो इनिशियल इवैल्यूएशन बोलते हैं, महिलाओं में सोनोग्राफी और पुरुष में शुक्राणु की टेस्ट यानी सीमन एनालिसिस और कुछ रेलेवेंट ब्लड टेस्ट, अगर ये सब नॉर्मल है तो हम लोग कपल को फर्टाइल पीरियड समझाते हैं। फर्टाइल पीरियड यानी माहवारी के कौन से दिनों में फिजिकल रिलेशनशिप रखने से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो पीरियड होता है, अगर किसी औरत की साइकिल बहुत रेगुलर है यानी 28 से 30 दिन में ही आ जाती है तो -14 डेज यानी आपका जो पीरियड आने वाला है उससे आप -14 करिए। तो ऑन एन एवरेज पीरियड का 14th डे जहां ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन यानी ये तैयार किया हुआ अंडा फूटता है, अगर उस समय पे संबंध आए तो फर्टिलाइजेशन होकर इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि जिनकी साइकिल रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर होती है, किसी को 20 दिन में आ जाती है, किसी को 35 दिन में, 40 दिन में। तो ऑन एन एवरेज वो महिलाओं के लिए 11th to 21st डे को हम लोग बोलते हैं कि ये फर्टाइल पीरियड है, इसमें आप संबंध जरूर बनाएं। बाकी दिनों में भी प्रेगनेंसी रुक सकती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप का जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, आपको प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, विदेशों में जॉब करते हैं या इंडिया में भी होते हैं तो बहुत दूर जॉब करते हैं, अपने वाइफ से वो मिलने के लिए महीने में 1 या 2 ही दिन के लिए आते हैं। तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो पीरियड के फर्टाइल पीरियड के दिनों में आए ताकि उनका संबंध हो सके और उनके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सके। अब अगर पुरुष विदेश में जॉब कर रहा है, साल में 1 बार आता है, तो उनके लिए जो ऑप्शन है वो स्पर्म फ्रीजिंग का, वो हमारे पास आ सकते हैं, अपना सीमन सैंपल देकर हम लोग उनका सीमन सैंपल फ्रीज कर लेते हैं। और फिर औरत की उम्र, औरत की केस देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसे IUI लगेगा या IVF लगेगा। तो ये फ्रोजन स्पर्म से हम लोग महिला का ट्रीटमेंट उसके पति की गैर हाजिरी में कर सकते हैं। तो ये फ्रीजिंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और डिस्टेंस मैरिज के लिए। दूसरा कैंसर के मरीजों के लिए जो अभी नया कंसेप्ट आया है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन्को फर्टिलिटी। जैसा कि आजकल कैंसर बहुत सारे क्योर होने लगे हैं, कैंसर मरीज के सर्वाइवर्स जो होते हैं वो 25-25, 30-30 साल तक जीते हैं। कैंसर ठीक होने के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि अब हमें अपना बच्चा होना चाहिए,
पर कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत बार रेडियोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसके कारण ओवरीज काम करना बंद कर देती है या टेस्टिस काम करना बंद कर देती है। तो ये ऐसे लोग अपने जो कैंसर सर्जन है, उनके जो भी कैंसर के डॉक्टर हैं, उनके डिस्कस करके वो हमारे पास आ सकते हैं, ताकि हम लोग उनका सीमन फ्रीज कर सके। ट्रीटमेंट चालू होने के पहले हम लोग औरत के अंडे फ्रीज कर सके, या वो मैरिड है तो उनके एम्ब्रियोस यानी भ्रूण बनाकर हम लोग भ्रूण फ्रीज कर ले हमारे पास, और जब इनका कैंसर ठीक हो जाए तो हम इनको भ्रूण अंदर रख दें, ताकि इन्हें भी अपना बच्चा हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रीखंडे। लास्टली एक छोटा सा मैसेज बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए, वो आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि सही समय पर सही चीजों को प्रायोरिटीज देनी ही चाहिए जी। सही समय पर शादी करें, सही समय पर बच्चा होने दें। एज ए डॉक्टर हम लोग चाहते हैं कि 30 साल की उम्र होने तक आपकी फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। फैमिली कंप्लीट का मतलब है 2 बच्चे। अच्छा। okay. 2 बच्चे आपको हो जाने चाहिए जी। और शादी के बाद अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको गर्भधारणा हो गई है, तो ये गर्भपात कभी भी नहीं करवाएं, क्योंकि गर्भपात आपने ये करवा लिया, उसके बाद आपको दूसरी बार गर्भधारणा होगी कि नहीं, ये एज ए डॉक्टर हम गारंटी नहीं ले सकते। तो सही समय पर सही काम जरूर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रीखंडे, आप यहाँ आई और हमारे दर्शकों को वो अवेयरनेस मिल पाई रिलेटिंग इनफर्टिलिटी। तो आज के डॉक्टर में बस इतना ही। मीनाक्षी को दीजिए इजाजत। आप देख रही हो सी न्यूज। नमस्कार।